वेरी गुड आफ्टरनून। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तू तो वहां पढ़ के फिर यहाँ आ गई। देख तो सही, मतलब हद ही हो गई। एक दो तीन चार पांच, बाकी सब तो नए हैं ना भाई लोग, है ना? ऐसे कौन है जो अपन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं? सब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं अपन। भाई तुम पहले आए थे क्या? हाँ, ऐसा लगा मुझे देख के। हाँ बच्चों, चलो। सब लोग 11th क्लास में हैं। हाँ, कोई 12th में? आप 12th में हो? एमपी बोर्ड या सीबीएसई भाई? एमपी बोर्ड से हो, ठीक है। बाकी सब अभी 11th क्लास में, सब 10th पास आउट हैं। सबने अभी कॉमर्स लिया है, ठीक है। तो आप सबने सीए फाउंडेशन की जो इंटीग्रेटेड बैच है वो आप सबने ज्वाइन की है, उसका डेमो आप लेने आए हैं, ठीक है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका पहला और आखिरी उद्देश्य कॉमर्स लेने का यही है कि सर हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतनी जल्दी ये डिसीजन लिया, क्योंकि भाई अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे पिताजी वाली जनरेशन जब पढ़ाई करती थी तो वो ग्रेजुएशन के बाद सोचते थे कि हमको क्या करना है अब जीवन में, ठीक है। फिर थोड़ा ज़माना फास्ट हुआ, हमारी जनरेशन आई। हमारी जनरेशन में हम 12th के बाद डिसीजन लेते थे हमको क्या करना है, ठीक है। और अब जो तुम्हारी जनरेशन आ रही है ये हमसे भी एक स्टेप और आगे है, जो आफ्टर 10th ये डिसीजन लेती है कि हमको क्या करना है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है कि आप 10th के बाद ही ये डिसाइड कर लो। आइए मैडम, आइए। ऑनलाइन बच्चों, कुंजल, हृदयांश, ठीक है बेटा। हाँ, तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि जिस लेवल पे अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम टाइमली हमारा कोर्स पूरा करें, है ना। और उसके लिए जल्द से जल्द अवेयर हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप, स्पेशली सीए की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 10th के बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको आईआईएम में जाना है। आजा आजा भाई आजा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको आईआईएम में जाना है, तो अगर आईपी मेट की प्रिपरेशन आपको करनी है आफ्टर 10th स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि भैया हमको तो लॉ के फील्ड में जाना है तो क्लैट वगैरह की प्रिपरेशन करना आपको चालू करनी चाहिए। आपको लग रहा है सीए सीएस करना है तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको चालू करनी चाहिए। लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि हम 10th पास आउट हो जाए, 12th पास आउट हो जाए, उसके बाद डिसीजन लेके हमें क्या करना है, ठीक है। जैसा हम लोग आईआईटी वगैरह में देखते हैं, लोग नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं सारे बच्चे 10th के बाद ही। 10th क्या, इवन मेरे हिसाब से तो एलएन जो है वो 5th क्लास के बाद ही एडमिशन लेना चालू कर दिया उनने, है ना। अब वो बच्चे तो आप सोचो कि 5th क्लास पास हुए जब से ही एलएन में भर्ती हो जाते हैं कि अब भैया हमको तो आईआईटी की तैयारी करनी है, ठीक है। अब आप सोचो कि वो बच्चा इतने साल तक जब प्रिपरेशन करता है तो उसका क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? कोई उसमें बचता ही नहीं ऐसा स्कोप कि उसका रिजल्ट नेगेटिव आए या उसका सिलेक्शन ना हो, जब वो बच्चा शुरू से ही अपने स्कूल के बच्चों से कहीं गुना आगे चल रहा है। आप देखो कि वो बच्चा अगर 5th 6th क्लास में है तो जो स्कूल जाते हैं वो 7th 8th क्लास के बच्चे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो 5th 6th क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है ना भाई, जब भी तो वो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आफ्टर 10th के बाद ही, जैसे ही आपने कॉमर्स लिया, मैं तो बोलता हूँ कॉमर्स क्यों लेना है पहले ये सोच के लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th पास हुए और फिर अपन ने सोचा यार क्या करें, साइंस समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स पढ़ना नहीं है, आर्ट्स ले नहीं सकते तो कॉमर्स ले लेते हैं। अगर अपन ऐसे घूमते फिरते कॉमर्स ले रहे हैं जैसा कि मैंने लिया था, ठीक है। मेरा कॉमर्स लेने का सिंपल सा फंडा था कि भाई मेरे को साइंस समझ में नहीं आता था, मैथ्स नो डाउट मेरा अच्छा था, मैथ्स से मेरे को कहीं कोई परेशानी नहीं थी। बट बात थी साइंस की, और साइंस भी मेरा है ना। मैम 5 एक मिनट रुकूं क्या मैं? और आ रहे हैं क्या बच्चे?
ठीक है। तो 10th के पहले 8th तक तो मेरा साइंस बहुत शानदार था, ठीक है। लेकिन 9th और 10th में हमारे स्कूल में जो सर पढ़ाते थे वो चले गए और उनकी जगह एक मैडम आई, और उन मैडम ने इतना खतरनाक साइंस पढ़ाया 9th से कि मेरा विश्वास ही उड़ गया। फिर मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि भाई जैसे तैसे 10th तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन इसके बाद फिर साइंस से पंगा नहीं ले पाएंगे अपन। तो मैंने तो इमीडिएट डिसीजन लिया, कॉमर्स में जाऊंगा मैं, और मैंने कॉमर्स ले लिया, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरी तरह कॉमर्स लें। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं बोलता हूं हर बच्चे को 10th के बाद ही सोचना चाहिए कि उसको आगे क्या करना है, और उसके बेसिस पे ही उसको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कि उसको ऑप्शनल में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बहुत सारी चीजें रहती है जो मैटर करती हैं। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। खैर, हम तो सारे ही बच्चे कॉमर्स वाले हैं, सोच समझ के कॉमर्स में आए हैं। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि सर हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम एग्जाम नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है ना। अगर अपन इस कोर्स की बात करें तो आप विश्वास नहीं मानोगे, ये कोर्स वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स में से एक है, ठीक है। मतलब अगर विश्व के सबसे सबसे खतरनाक कोर्सेज की बात की जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसमें भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। बाकी देशों के कंपैरिजन में जो इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको सबसे सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। तो जब सब लोग बोलते हैं कि यार कोर्स की इतनी वैल्यू है ना, कोर्स इतना जबरदस्त है, इसका डिफिकल्टी लेवल उस लेवल का है, इसका रिजल्ट कम रहता है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ बातें तो सच होंगी ही सही, है ना। तो नो डाउट बहुत बेहतरीन कोर्स है ना। सिलेबस पढ़ना भी पड़ेगा आपको। अभी तक तो देखो अपन पढ़ते थे तो ठीक है, इस घर वाले बोल रहे हैं कि यार एग्जाम आ रही है तो पढ़ना है और पास होना है, बस इस उद्देश्य के साथ हम लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन अब जो हम लोगों को पढ़ाई करनी है वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। आज से और सीए फाउंडेशन की एग्जाम तक आप लोगों को जो जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सीए बनने के बाद आपको काम नहीं आएगी। हर एक चीज, हर एक वर्ड, हर एक टर्म जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हम यहाँ पे सुनेंगे, जो हम यहाँ पे समझेंगे, हर एक चीज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आने वाली है, ठीक है। मुझे नहीं पता 10th तक का सिलेबस हमारे लिए क्या काम का था, ठीक है। उसमें आपने जो साइंस की थ्योरम पढ़ी, उसमें जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, उसमें आपने जो जो भी चीजें पढ़ी वो कहाँ यूज आएगी मुझे भी नहीं पता। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर आप सब चार्टेड अकाउंटेंट बनने आए हैं और डे वन से अगर मैं आपको अकाउंटेंसी में कुछ पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूं कि तेको सीए बनने के बाद ये चीज इस काम के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ाई करनी है उसमें पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप गिरते पड़ते चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गए तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल करोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो महीने की 1-2 लाख रुपए में काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएंगे जो महीने का 1-1 करोड़ रुपया भी कमा रहे होंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस रहता है कि भाई एक व्यक्ति 1 लाख रुपए में नौकरी कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की नौकरी कर रहा है, तो जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, उनके नॉलेज का। समझ में आया। जितना आपका नॉलेज है उतनी अच्छी आप कंसल्टेंसी दे पाओगे। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उतने अच्छे से आप एक कॉर्पोरेट को, एक कंपनी को डील कर पाओगे, ठीक है। तो जितनी अच्छी कंसल्टेंसी होगी फिर उतना मोटा पैसा हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं ये सिर्फ स्कोर करने के लिए नहीं करने वाले हैं भाई। स्कोर अपने को कितना करना है आज मैं बताऊं कि वैसे तो ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी हमारे पास क्योंकि मोर देन इनफ टाइम है। आप सोचो कि बच्चे 12th की एग्जाम पास होने के बाद अपने यहाँ पे सीए फाउंडेशन की क्लास ज्वाइन करते हैं, और विद इन 6 मंथ उन लोगों को जितना टाइम मिलता है उसमें वो पढ़ते हैं, स्कैनर कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक अगर यहाँ से लेकर आते हैं तो आप सोचो कि अपने पास तो 2 साल का समय है। 2 साल में अगर अपन ये सोच के पढ़े कि मेरे को तो सिर्फ सीए फाउंडेशन पास होना है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या ही मतलब 2 साल इतनी मेहनत करने का। हम यहाँ पर आए हैं तो फिर ये सोच के आना है कि भाई 2 साल बाद जब मेरी सीए फाउंडेशन की एग्जाम आएगी तो मुझे तो उसमें ऑल इंडिया रैंक मारनी है। और ऑल इंडिया रैंक आपकी चाहे फाउंडेशन में आ जाए, इंटरमीडिएट में आ जाए या फाइनल में आ जाए, एक एक बार भी अगर आपने ऑल इंडिया रैंक कहीं पे मार ली ना तो आप मानोगे नहीं कि आपको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिलेगा। जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो जैसे ही आपको रिजल्ट में उनको ऑल इंडिया रैंकर दिखेगा
तो ऑल इंडिया रैंकर होने से ही आपका पैकेज 30 40 50% से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपके साथ अगर 20 लोग और बैठे हैं तो उसमें प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो सीए फाइनल का जैसे ही रिजल्ट आता है, जो एआईआर होल्डर है उनको मुंह बोले पैकेज पे वो वैसे ही उठा लेते हैं बिना किसी इंटरव्यू के, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा ऑल इंडिया रैंक लेके आया मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी रखता है। ठीक है, तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, सीए बनना। और सीए भी कैसे, रैंक से बनना। ठीक है, सिर्फ पास होके सीए नहीं बनना है, हम लोगों को रैंक लाकर सीए बनना है। ठीक है, तभी तो मतलब है इतने सारे 2 साल के एफर्ट्स करने का। जब अपन 2 साल की मेहनत करें तो अपने को 2 साल में की मेहनत जितना रिटर्न भी तो मिलना चाहिए, और वो रिटर्न आपको तब मिलेगा जब आप रैंक लेकर आएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब 2 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आपको स्कूल के मार्क्स स्कोर करने के हिसाब से नहीं पढ़ना है। अभी तक हमारी जो पढ़ाई होती थी, हम लोग कैसा, हमारा जो माइंडसेट है वो क्या है मैं बता देता हूँ। आप लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि भाई मान लो जैसे ये टॉपिक है, कोई भी XYZ टॉपिक आपने लिया, आपको पता है कि इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो हमारा बच्चा पढ़ाई कैसे करता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया, अब अगर उससे नहीं बन रहा है तो वो क्या सोचता है, चलो एक काम करता हूँ इसकी जगह थ्योरी याद करके चले जाता हूँ, यार इसका क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, बच्चा प्रैक्टिकल की जगह क्या पढ़ के चले जाता है, थ्योरी। और ज्यादा कुछ भी नहीं आए तो फिर बच्चा सोचता है छोड़ो ना यार, 4 नंबर का ही तो है, कहाँ इसके पीछे परेशान होंगे, अपने को कौन से पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। ठीक है, बच्चा वो 4 नंबर का टॉपिक छोड़ के चले जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। स्कोर से ज्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, है ना। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, मान लो कोई एक टॉपिक आप छोड़ के चले गए, कोई एंट्री आप छोड़ के चले गए जो मैंने आपको पढ़ाई थी लेकिन आपने पढ़ी नहीं, और जब रियल लाइफ में आप काम करोगे तब वह एंट्री आएगी, तो आप ये अपने बॉस को ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि सर ये एंट्री पढ़ाई थी उस दिन मैं क्लास नहीं गया था। समझ में आई बात? ठीक है, तो हर एक चीज हम इस क्लास में जो डिस्कस करेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक चीज आपके मॉनेटरी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भविष्य में उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, इसलिए जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज, 2 साल के अगर हमारे एफर्ट हैं तो 2 साल के एफर्ट जैसा रिजल्ट भी आना चाहिए। अगर हम भी बाकी बच्चों जैसे पास हो रहे हैं तो इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करने का कोई सेंस नहीं है बेटा। फिर अपने को क्या मतलब, अगर हम लोग इतना 2 2 साल तक इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट वही एवरेज रिजल्ट आएगा, तो उसका कोई सेंस थोड़ी ना है। हम सबको पढ़ाई करनी है रैंक लाने के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में रैंक लाना फिर हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कंपेरेटिवली फाउंडेशन में रैंक लाना फिर भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि पूरे 2 साल हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी रैंक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे 10th पास आउट हैं, है ना। मैं मान के चल रहा हूं लगभग बच्चे 10th पास आउट हैं, है ना। तो आज तक आपका कॉमर्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो 11th 12th क्लास में आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सब्जेक्ट आपके होंगे कौन कौन से। सबसे पहला सब्जेक्ट तो आपका होगा अकाउंट्स, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का हार्ट है। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा जीवन ही इस पे निर्भर करता है, सबसे मेन सब्जेक्ट हमारा अकाउंट्स। के बाद 12th और 11th क्लास के लिए आप लोगों को जो और सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके अलावा आपको पढ़ना है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट तो मैंडेटरी हैं, किसके लिए है, 11th 12th के लिए। इसके अलावा सीए फाउंडेशन में हमें जो पढ़ना है, ठीक है, दैट विल बी मैथ्स एंड लॉस। ये 2 सब्जेक्ट हमें और पढ़ने हैं। ठीक है, तो टोटल हमें यहाँ पर 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, जिसमें हमें 11th 12th का सब्जेक्ट भी कवर करना है और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन का भी सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो अभी मैं फाउंडेशन का अकाउंट्स स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं सारे वही कॉमन टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो 11th में भी हैं और सीए फाउंडेशन में भी है। ठीक है, तो हमारा दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ चलेगा। हम
11th पे भी फोकस करेंगे, मतलब बेसिक, क्योंकि अभी तो आपके लिए फाउंडेशन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन सब 11th क्लास में, तो पहले अपन ये तो समझे कि अकाउंट्स होता क्या है। जब तो हम सीए फाउंडेशन का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो मैं सारे वो कॉमन टॉपिक अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा जो आपको स्कूल्स में भी हेल्प करेंगे 11th क्लास के सिलेबस में, और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी वो चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट अपने को रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीए फाउंडेशन में इसमें से आपको पढ़ने को मिलेगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और लॉ। ठीक है, बिजनेस स्टडीज आपको 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसका सीए फाउंडेशन में कोई एग्जाम में उसके क्वेश्चन नहीं आते, ना ही वो सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट से जिसका नाम है अकाउंट्स। ठीक है, आप सबने कॉमर्स लिया होगा तो सबने जो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम सुना होगा मेरे हिसाब से अकाउंट्स का ही नाम सुना होगा, कि कॉमर्स लेते हैं तो हम लोगों को अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स होता क्या है, क्या किसी को पता है? अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हम सबको पढ़ना है। तो हम पहले ये समझते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट बनाया क्यों गया, इस सब्जेक्ट का जन्म क्यों हुआ। ये चीजें जब तक आप नहीं समझोगे इस सब्जेक्ट को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि अकाउंटेंसी होता क्या है। ठीक है, और आज से हम सबको थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होके चलना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको अपने आप को हमें बिजनेसमैन मानना है। बिजनेसमैन किस तरीके से लेन देन करता है ना, क्या चीजें करता है बिजनेसमैन, कौन कौन सी एंट्रियां करता होगा, किस तरीके से वो बिजनेस चलाता होगा, इस माइंडसेट के साथ ही हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या है, देखो अकाउंटेंसी का जन्म कैसे हुआ मैं तुमको बताता हूं। बहुत बहुत सिंपल तरीका है। क्या हुआ कि बहुत सालों पहले जब किसी ने अपना बिजनेस चालू किया होगा, किसी भले इंसान ने पहली बार जब बिजनेस किया होगा, फिर उसको देख के दो चार उसके लोगों ने, गांव वालों ने चालू किया होगा, और फिर धीरे धीरे ऐसे बिजनेस डेवलप हुए। अब मान लो मैंने कोई बिजनेस चालू किया, ठीक है, मान लेता हूं मैंने आज एक रेस्टोरेंट चालू किया, मैंने एक छोटा सा कैफे चालू किया, और आज मेरा पहला दिन था, मैं दुकान गया, है ना। मैंने सुबह 9 बजे दुकान खोली और रात में 11 बजे तक दुकान चलाई। ठीक है, शाम को आप मुझसे मिले, रात में 11 साढ़े 11 बजे मैं घर आया, आप मुझसे मिले, आपने मेरे को पूछा कि भैया बताओ आज दुकान में आपने क्या क्या किया, कैसा रहा आपका पहला दिन, ठीक है, कितने का सेल हुआ, कितने कस्टमर आए, किसने क्या क्या खरीदा। तो शायद मैं आपको शाम को आके सारी चीजें बता दूंगा, क्या बता दूंगा या नहीं? अगर आप होते मेरी जगह और मैं आपसे पूछता तो क्या आप मुझे बता पाते कि आपने दिन भर में दुकान में जाके क्या क्या किया? बिल्कुल आराम से बता पाते। क्यों बता पाते? क्योंकि सुबह से शाम तक तो चीजें हमको याद रहती हैं। ठीक है, और दिन भर में आपने किया क्या होगा यार, 10 15 20 कस्टमर आपके पास आए होंगे, क्या क्या सामान आपसे खरीदा होगा वो भी आपको सोचोगे तो याद आ ही जाएगा। कितना पैसा आया वो शाम को आप काउंट करके ही आए होंगे। ठीक है, उसमें से कुछ पैसा हो सकता है आप बैंक में भी जमा करवाते हुए आए हैं। ठीक है, तो आपने दिन भर में जो जो भी ट्रांजेक्शन किए, शायद आपको शाम तक, रात तक, अगले दिन तक सब याद रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन अब जैसे अगले दिन फिर आप दुकान गए, कल गए, परसों गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, 8 दिन गए, 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद मैं आपको रात को फिर से मिलता हूं, मैंने बोला कि बता भाई 5 तारीख को तूने बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन किए थे, या तूने दिन भर क्या क्या काम किए थे, बता मुझे। क्या आपको याद आएगा? नहीं आएगा। ये तो सिर्फ 15 दिन की बात है। 6 महीने बाद मैंने आपसे पूछा कि बता तूने 15 जुलाई को क्या क्या ट्रांजेक्शन किए थे, क्या आपको याद आएंगे? नहीं आएंगे। भाई अभी मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ परसों शाम को तुमने खाने में क्या खाया था, तो शायद अभी आप अपने में से आधे लोग सोचने बैठ जाएंगे, हाँ यार परसों क्या खाया था याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? बताओ किसको याद है परसों क्या खाया था शाम को? नहीं आ रहा है याद? क्यों? क्योंकि हम सबकी ह्यूमन मेमोरी कैसी है, हम धीरे धीरे चीजों को भूल जाते हैं जब हम ओवरबर्डन हो जाते। कई बार अपने साथ ऐसा होता ना, आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो स्कूल की डायरी में तुमको होमवर्क लिख के दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये घर जाके मस्ती करने बैठेगा तो भूल जाएगा कि हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, तो आपको टीचर डायरी में लिख के देता था। मैं खुद भी जब सुबह अपने घर से निकलता हूं, मैं सुबह 8 बजे निकलता हूं अपने घर से, तो 15 मिनट पहले शांति से बैठता हूं,
आईपैड में अपनी एक लिस्ट बनाता हूं कि आज दिन भर में मुझे क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन सी क्लास लेनी है, किस क्लास में क्या पढ़ाना है, किस क्लास में टेस्ट लेना है, उसका टेस्ट पेपर रेडी हुआ या नहीं हुआ, किस क्लास में मुझे टेस्ट चेक करके कॉपियां देनी है ना। हर एक चीज में प्लान करता हूं, उसको नोट डाउन करता हूं और फिर निकलता हूं, और दिन में 4 बार उसको चेक करता हूं कि भाई कोई काम मुझसे आज रह तो नहीं गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि शाम तक 2-4 काम तो मैं भूल जाऊंगा। होता है कि नहीं होता है सबके साथ ऐसा? आप बाजार जाते हो, मम्मी ने आपको लिस्ट दे दी कि बेटा ये लेके आना, आप क्या करते हो? तुरंत ही व्हाट्सएप की चैट में लिख लेते हो कि ये सामान घर पे लेके जाना है, या अगर आप वो नोटपैड यूज करते हो तो नोटपैड के अंदर लिख लेते होंगे फोन में कि मम्मी ने ये सामान मंगाया है, लिस्ट बना के जाते हैं। घर वाले डीमार्ट जाते हैं, लिस्ट बना के लेके जाते हैं। क्यों बना के लेके जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहां जाके कोई ना कोई 2-3 आइटम भूल जाएंगे और वापस से इतनी दूर फिर लेने जाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारी ह्यूमन मेमोरी कैसी है कि हम धीरे 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 चीजों को भूलने लगते हैं। ठीक है, तो किसी भले इंसान ने बोला कि भाई तू भूल जाता है तो लिख के क्यों नहीं रखता है? तो हमने बोला हाँ यार ये बात तो बढ़िया बोली तूने, है ना, कि मेरी दुकान में मैं सुबह जाता हूं तो मैं जो जो भी ट्रांजेक्शन करता हूं, मान लो मेरे पास एक कस्टमर आया, वो 1,000 रुपए का माल मुझसे खरीद के लेके गया, तो मैं हाथों हाथ उसको एक डायरी में लिख लूं कि एक कस्टमर आया जिसको मैंने 1,000 रुपए का माल बेचा। ठीक है, मैं शाम को घर आते वक्त 5,000 रुपए डिपॉजिट करवा के आया बैंक में, कैश डिपॉजिट मशीन में, तो मैं उसको उसी समय लिख लूं कहीं पे कि मैंने आज 5,000 रुपए कैश जमा करवाया। मैं सुबह जाके, मेरा कैफे है तो मैं सब्जी मंडी से सुबह जाके 500 रुपए की सब्जी लेकर आया, तो क्या मैं उसी समय उसको लिख लूं कि आज मेरे सुबह उठते ही 500 रुपए सब्जी लाने में खर्चा हुए? लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। तभी तो मैं अपना हिसाब किताब रख पाऊंगा कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, उसमें से मेरा कितना खर्चा होता है ना, मेरी कोई बचत हो रही है या नहीं हो रही है, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा? इसलिए मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से एक कॉपी में रिकॉर्ड करना चालू किया। ठीक है, और ऐसी एक कॉपी आप सब ने देखी होगी, आप सब ने ऐसी एक कॉपी देखी होगी जब बचपन में आप कभी अपने घर वालों के साथ किसी जैन साहब की दुकान पे गए होंगे, तो ऐसी एक मोटी सी डायरी उनकी दुकान पे पड़ी रहती है, लाल कलर की ही, देखिए सबने, जिसपे ऐसा सातिया बना हुआ रहता है, अंदर की तरफ रहता है साथिया, और इस पे ऐसा व्हाइट कलर का एक नाड़ा वो लोग बांध के रखते हैं। ऐसी एक बुक आपने, ऐसी एक डायरी आपने जब भी किसी दुकान पे गए होंगे तो शायद देखी होगी। पहले के जमाने में तो थी बहुत सारी, अब धीरे धीरे रिप्लेस होती जा रही हैं बाय कंप्यूटर। आज के टाइम में लोग किस में लिखने लगे? कंप्यूटर्स में लिखने लगे। अलग अलग अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आ गए। आपने टैली के सॉफ्टवेयर का शायद से नाम सुना हो कि भाई टैली का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर अकाउंटिंग की सारी एंट्रियां की जाती है। तो पुराने जमाने में यही चीजें क्या होती थी, रजिस्टर में लिखी जाती थी, है ना, और फिर धीरे धीरे उसका रिप्लेसमेंट हुआ, कंप्यूटराइजेशन आया, और कंप्यूटराइजेशन आने से सारी चीजों को हम कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करने लगे। समझ में आया? इस बुक को, जिस बुक के अंदर हम सारी एंट्रीज पास करते हैं, इस बुक को ही बोला गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोला गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक पार्ट है। वैसे तो कई तरह की बुक्स होती हैं, अभी अपन एक एक करके बात करेंगे, लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बोला जाता है? जिसमें हम हमारे बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उसी बुक को क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो किसी भले इंसान ने बोला कि भाई अगर तू ट्रांजेक्शन भूल जाता है, अगर तुझे याद नहीं रहता है कि तू ट्रांजेक्शन में क्या क्या ट्रांजेक्शन तूने दिन भर में किए, तो तू एक काम कर। क्या काम करेगा? जो भी ट्रांजेक्शन तू दिन भर में करता है उन ट्रांजेक्शन को एक बुक ला और उसके अंदर लिखना चालू कर। अब मैंने क्या किया, मैं एक बुक खरीद के लाया, मैंने ट्रांजेक्शन लिखना चालू किए, है ना। जैसे आज 1 अप्रैल से मैंने बिजनेस चालू किया, तो मैंने सबसे पहले ऊपर डेट डाली 1 अप्रैल 2025, और दिन भर में जो जो भी ट्रांजेक्शन किए, मैंने 10 ट्रांजेक्शन किए तो 10 ट्रांजेक्शन यहां पे लाइन से लिख दिए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद जब मैं 2 तारीख को दुकान गया, मैंने 2 तारीख की यहां पर एंट्री डाली, और 2 तारीख को जो जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो यहां पे लिखते जाऊंगा। समझ में आया? अब इससे क्या हुआ, डेट वाइज हर एक ट्रांजेक्शन मेरे पास लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं है? अब अगर आपने एक डायरी के अंदर सारी चीजें लिख रखी हैं और मैं आपसे आके पूछता हूं कि भाई बता
15 जुलाई को तूने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए थे, तो आप ये कॉपी खोलोगे, जैसे अप्रैल है वैसे ही जुलाई वाला पेज खोलोगे, और 15 जुलाई वाले पेज पे जो जो भी ट्रांजेक्शन लिखे थे वो आप मेरे सामने रख दोगे कि भैया ये देखो 15 तारीख को हमने ये ट्रांजेक्शन किया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो चूंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी कैसी है कि हम धीरे धीरे चीजों को भूल जाते हैं, और बिजनेस में हम इन हिसाब किताब को भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि भाई ऐसे तो किसी को उधार माल बेचा और तुम पैसे ही लेना भूल गए। समझ में आया? आपने इतना सारा केश में माल बेचा, अब आपने उसको लिखा नहीं, पता चला कि उस केश में से धीरे से आपकी दुकान में काम करने वाला लड़का रोज 500 रुपए निकालने लग गया, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ चोरी हो रही है। तो हर एक चीज को आपको सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना जरूरी था, और इसलिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई और उसमें अकाउंटिंग करना चालू करी। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब अकाउंटेंसी होता क्या है, हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन से ही शुरुआत करता हूं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, शांति से समझना। ये आपके सिलेबस की डेफिनेशन है। हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग की एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन दी हुई है, जो मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन बोलती है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक पूरी की पूरी क्या है, प्रोसेस है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating informations to the users। समझ में आया? अब डेफिनेशन दिखने में बड़ी अजीब सी और डरावनी सी लिख रही है कि सर ने क्या क्या लिख दिया है, लेकिन देख के डरना नहीं है, शांति से समझो। पहले तो अकाउंटिंग का जन्म कैसे हुआ वो सबको समझ में आया कि नहीं आया, कि अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ी कि हमें अकाउंटिंग करनी पड़ी, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब समझते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है ना? शांति से समझना, कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं, अभी आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। ये बोल रहे हैं अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसकी शुरुआत हो रही है फ्रॉम आइडेंटिफाइंग। पहली प्रोसेस में उन्होंने क्या बोला, पहली स्टेप आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई करने का मतलब समझते हो आप? आइडेंटिफाई करना मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना। आइडेंटिफाई करना मतलब क्या होता है? पहचानना। आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र, है ना? पुलिस आइडेंटिफाई करने बुलाती है। ये देखो उस दिन रात को तुमने इसी को भागते हुए देखा था क्या? पुलिस क्या करने के लिए बुला रही है? पहचानने के लिए कि यही था या नहीं था। इसलिए पुलिस का ही के लिए बुलाती है, आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? पहचानना। अब मुझे किसको पहचानना है भाई? मुझे पहचानना है ऐसे ट्रांजैक्शंस और ऐसे इवेंट्स को जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, उन ट्रांजैक्शंस को मुझे आइडेंटिफाई करना है, उन्हें मुझे पहचानना है। ऐसा क्यों? समझना। मान लो हम लोगों ने एक कैफे खोला, हमने एक रेस्टोरेंट खोला, आप उस रेस्टोरेंट के मालिक हो, वहां की अकाउंटिंग भी आप ही करते हो। आज सुबह आज ने 9 बजे जाके दुकान खोली, ठीक है, और दुकान खोलते ही आपकी आंखों के सामने बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लेकिन क्या वहां बैठ के आप हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे क्या? नहीं भाई, हर एक चीज को थोड़ी ना लिख सकता हूं। मैं सुबह आया, है ना, चाबी थी ताले की, वो मैं घर पे भूल गया तो घर पे वापस लेने गया, ऐसी बातें लिखोगे? नहीं भाई, मैं कौन सी बातें लिखूंगा? सबसे पहला जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। समझ में आया? सबसे पहले मैं कौन से इवेंट्स लिखूंगा? जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। जो चीज मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उससे मुझे कोई मतलब है क्या? बताओ। जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है वही चीजें लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं किससे रिलेटेड चीज लिखूंगा? अपने बिजनेस से रिलेटेड। मेरे सुबह आया, मेरे पड़ोसी की दुकान पे एक कस्टमर 5,000 रुपए का माल लिख के गया, क्या करूं मैं? लिख लूं? क्यों? क्यों नहीं लिखना चाहिए?
भाई इवेंट तो हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन क्या इसे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है भाई, उसकी दुकान में कुछ भी हो, अपने क्या करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसके ट्रांजेक्शन लिखूंगा? जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको वो चीज लिखनी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, एंड नंबर टू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इसका नेचर कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल, जिसमें कुछ लेन देन हो। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल देता हूं। आज सुबह आप दुकान पे गए, जैसे ही आपने दुकान खोली, बढ़िया कंप्यूटर पे भगवान को दिया अगरबत्ती करके बैठे, और आपने देखा सड़क पे एक आंटी स्कूटी से स्लिप खा के गिर गई, कार वाले से टकरा गई, दोनों में बढ़िया बहस हुई। आंटी ने फोन करके उनके हस्बैंड को बुला लिया, मारा कुटी भी हो गई, इतने में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी आ गई। एक पौना घंटा अपना बढ़िया टाइम पास हुआ, मनोरंजन, है ना? अब क्या ये एक इवेंट है? हाँ यार, एक इवेंट तो है। न्यूज चैनल वाले भी आ गए तो इवेंट तो माना ही जाएगा। लेकिन क्या ये इवेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड है? भाई मेरे को क्या मतलब, रास्ते में कुछ भी होता रहे। समझ में आया? नगर निगम आई, सबके रास्ते में से ठेले उठा के ले गए, इवेंट तो हुआ, बहुत हंगामा हुआ, ठेले वाले वहीं पे फैल गए, सबने अपनी सब्जियां फेंक दी, बोले हमको उठा के ले जाओ, हमारा ठेला छोड़ दो। ठीक है, भयंकर, मीडिया मीडिया इकट्ठी हो गई, इवेंट हुआ। लेकिन क्या ये आपके बिजनेस से रिलेटेड एक इवेंट है? नहीं। तो हम इसे लिखेंगे क्या? ठीक है, पहली चीज क्या बोली मैंने, वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। नंबर टू, इट शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कैसे नेचर का होना चाहिए? एक और एग्जांपल देता हूं। आज सुबह आप कैफे पे गए, अपने रेस्टोरेंट पे गए, आपके यहां पर एक वेटर काम करता है, लड़का है, सुबह आया 9 बजे, उसने थोड़ी बहुत साफ सफाई करी, आपको आके बोला कि यार भैया कल बारिश में भीग गया था, गला दुख रहा है और सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, सर दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, तो मैं आज जा रहा हूं, कल आ जाऊंगा वापस। आपने बोला ठीक है भाई, ध्यान रखना तबीयत का, और कल टाइम पे आ जाना, कल छुट्टी मत करना, है ना तू। आपने उसको छुट्टी दे दी। ठीक है, वो 9 बजे आया, 11-12 बजे आपके यहां से वापस चले गया छुट्टी लेके। अब क्या ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक इवेंट है? हाँ या ना? हाँ। क्यों? क्योंकि वो लड़का कौन है? मेरे बिजनेस का एम्प्लॉई है, मेरा काम करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, अगर वो आज दिन भर नहीं रहेगा तो क्या उससे मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा यार, वो वेटर है, साफ सफाई करता है, लोगों को सर्व करता है, वो नहीं रहेगा तो मैं किससे करवाऊंगा? समझ में आई कि नहीं आई? वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक इवेंट तो है। लेकिन क्या इस इवेंट को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूं? क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। भाई वो आया, उसने थोड़ी बहुत साफ सफाई करी, उसकी तबीयत सही नहीं लगी, उसने बोला भैया मेरे को हाफ डे की छुट्टी दे दो, छुट्टी लेके चले गया। क्या इसमें हमारे बीच में कोई लेन देन हुआ? नहीं हुआ। तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक इवेंट तो था, लेकिन इसमें कोई फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं था, इसलिए इसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लड़का आया, 2 घंटे सफाई करी, आके आपको बोला भैया तबीयत सही नहीं है, मेरे को जाना है, छुट्टी दे दो हाफ डे की। आपने कहा कोई बात नहीं बेटा, चले जा, कल टाइम पे आना। जाते जाते उसने बोला भैया मेरे को 500 रुपए दे दो, मेरे को डॉक्टर को दिखाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने बोला ठीक है चल, तेरी सैलरी वैसे भी आने ही वाली है, उस समय अपन एडजस्ट कर लेंगे, अभी तो 500 रुपए ले जा। आपने गुल्लक में से 500 रुपए निकाले और उसको दे दिए। अब वो छुट्टी लेके चले गया। पहली चीज, क्या बिजनेस से रिलेटेड इवेंट है? हाँ। क्या फाइनेंशियल नेचर का इवेंट है? तो क्या अब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो हमने क्या सीखा कि आपको हर उस चीज को रिकॉर्ड करना है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और जो फाइनेंशियल नेचर की है। समझ में आया? तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है, ऐसे कौन से इवेंट्स है जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। समझ में आया? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है बेटा? फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मुझे उन ट्रांजेक्शंस को पहचानना है जो मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसे मेजर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मेजर करने का मतलब होता है मेजर किया जाएगा, और मेजर भी किया जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन टर्म ऑफ मनी। उसको मेजर किया जाएगा किसमें? इन टर्म ऑफ मनी।
उसकी मॉनेटरी टर्म में उसे मेजर किया जाएगा, उसकी मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। ऐसा क्यों, समझाता हूं। मॉनेटरी टर्म में मेजर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग में हम हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉनेटरी वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं फर्नीचर खरीद के लाया, ठीक है, आज मेरी दुकान चालू करी मैंने, ठीक है, मैं अपनी दुकान के लिए कस्टमर के बैठने के लिए थोड़ी बहुत कुर्सियां, मेरे बैठने के लिए एक अच्छी चेयर, एक अच्छा काउंटर, बहुत सारी चीजें मैं खरीद के लाया, मैं फर्नीचर लाया। अब जब मैं फर्नीचर लाया तो मैंने लिखा परचेज फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। मैं ये नहीं लिखूंगा कि मैंने कितनी कुर्सी खरीदी, कितनी टेबल खरीदी, कितनी अलमारी खरीदी, कितने काउंटर खरीदे। मैं ये लिखूंगा कि मैं 50,000 रुपए का फर्नीचर लाया। मैं क्या लिखूंगा, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। मान लो मैंने जमीन खरीदी, तो मैं ये नहीं लिखूंगा मेरे अकाउंटिंग में कि कितने स्क्वायर फीट या कितने बीघा मैंने जमीन खरीदी। मैं ये लिखूंगा कि जो जमीन मैंने खरीदी उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने प्रिंटर खरीदा, मैंने कैमरा खरीदा, मैंने सीसीटीवी कैमरा खरीदा, मैंने पंचिंग मशीन खरीदा, मैंने स्कैनर खरीदा माल बेचने के लिए, मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी, मैंने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदे। मैंने जो जो भी खरीदा, कितना खरीदा, कौन सी कंपनी का खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, ये नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा मैंने कितनी वैल्यू का खरीदा। तो अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में। और अगर आपको मॉनेटरी वैल्यू पता ही नहीं है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज मैं लिखने वाला हूं उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। अगर आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता है तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कैसे, समझाता हूं। जैसे हमारा कैफे है, ठीक है, उस कैफे के लिए आपने एक बहुत अच्छा लड़का पकड़ा जो बहुत अच्छा खाना बनाता है ना, राजस्थान से उसको आप ढूंढ के लाए, ठीक है, और आपने आपके कैफे पे दाल बाटी, बेसन के गट्टे की सब्जी, गुजराती कढ़ी, ये सब चालू किया, देसी फूड, ठीक है। और उसके हाथों में जादू है। जादू इन द सेंस कि भाई पूरे इंदौर में सब लोगों को पता चल गया, चप्पे चप्पे, गली गली, कि भैया ये कोई रेस्टोरेंट खुला है, उसके यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक दाल बाटी मिलती है, एक बार खा लो तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा इंदौर हमारे यहाँ टूट पड़ा, ठीक है, भीड़ भीड़ लग गई कि यार यहाँ का टेस्ट तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त दाल बाटी मिलती है। आपके यहाँ पे व्लॉगर्स की भीड़ लगने लग गई, दिन भर व्लॉगर्स आ जाते हैं, भैया कौन सी चटनी डालते हो, कौन सा सीक्रेट मसाला डालते हो, क्या यूज करते हो, ठीक है। वायरल हो गए आप, जहां देखो इंस्टाग्राम पे हर जगह आप ही की चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका बिजनेस एकदम से इतना चल रहा है उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, बोलो। टेस्ट। और टेस्ट कहां से आ रहा है, शेफ से। मतलब जो मेरा शेफ है वो मेरे बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स है। क्या है, असेट्स। अब असेट्स क्या होता है, असेट्स का मतलब होता है मेरे बिजनेस की संपत्ति, मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, उसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, असेट्स। जैसे अगर ये मेरी कोचिंग क्लास है तो यहाँ पे जितनी मेरी संपत्तियां हैं, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लगा है मेरी असेट्स है, यहाँ पे कैमरा लगा है मेरी असेट्स है, यहाँ पे एसी लगा है मेरी असेट्स है, यहाँ पर फर्नीचर रखा है मेरी असेट्स है, यहाँ पे सोफा रखा है मेरी असेट्स है, यहाँ पे टीवी रखा है, ये मेरी असेट्स है। तो यहाँ पे जो जो भी संपत्तियां रखी हुई है वो सब मेरे बिजनेस की क्या मानी जाएगी, एसेट्स। तो वो व्यक्ति भी मेरे बिजनेस की एसेट्स है। क्यों, क्योंकि वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मुझे प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीज को हमारे अकाउंटेंसी में क्या बोला जाता है, एसेट्स बोला जाता है। समझ में आया। अब वो व्यक्ति, मेरा शेफ, जिसकी वजह से मेरी दुकान इतनी भयंकर चल रही है, वो मेरे बिजनेस की क्या बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट असेट्स बन चुका है। जो है तो मेरा बिजनेस है, जो नहीं है तो मेरा बिजनेस। कल अगर मेरी दुकान छोड़ के मेरे पड़ोसी की दुकान पे वो चले गया झगड़ा करके कि भैया तुम तो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, मैं तो वहां जा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि भैया तो वहां पे खाना बना रहे हैं, वहां पे वो टेस्ट मिलेगा, तो तुम्हारे जितने भी कस्टमर है धीरे धीरे वहां शिफ्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। आपका बिजनेस खत्म। क्यों, क्योंकि आपका जो बिजनेस चलता था वो किस पे चलता था, आपके शेफ पे, उसके हाथ के टेस्ट की वजह से। और वो गया तो मेरा बिजनेस भी खत्म। मतलब वो व्यक्ति मेरे बिजनेस की क्या बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट असेट्स बन चुका है। लेकिन हमारे अकाउंटेंसी में आज तक कभी भी हमने एम्प्लॉइज को एज एन असेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं है, कभी भी। हालांकि आपने तो अभी तक
असेट्स में क्या क्या चीजें होती है, आपने कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हम एम्प्लॉइज को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन असेट्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कितना अच्छा खाना बना रहा है, क्या आप इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो? क्या उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो कि यार ये इतने रुपए का खाना बना रहा है? बताओ, नहीं ना। आपके यहाँ का वर्कर कितना ऑनेस्ट है, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना पंचुअल है, क्या आप इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो? क्या नहीं। मतलब जिन जिन चीजों को मैं मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जिसको मेजर नहीं कर सकता, उसे मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज रिकॉर्ड करने जा रहे हो, जो आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है यह आपको पता हो। अगर आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो तो आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है? फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई का मतलब बोलो, पहचानना। क्या पहचानोगे? उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को जो मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड है ना। जब मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं उसे क्या करूंगा? मॉनेटरी टर्म में मेजर करूंगा। मतलब मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा कि अब मुझे इसे लिखना है तो इसकी वैल्यू कितनी लिखनी है। और जिस चीज की वैल्यू मैं पता नहीं कर सकता, मतलब जिसको मैं मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकता, क्या उसे रिकॉर्ड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसे क्या करें? मेजर करें। अब जैसे ही मैंने मेजर कर लिया, सबसे पहले क्या किया कि भैया ये ट्रांजेक्शन मुझे लिखना है। मैंने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। मैंने उसको मेजर किया कि हाँ भैया ये ट्रांजेक्शन मुझे लिखना है। जैसे मैं मान लो फर्नीचर खरीद के लाया, मैं कुर्सी खरीद के लाया 2000 रुपए की, ठीक है। मैंने फर्नीचर खरीदा, क्या इसे रिकॉर्ड करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बिजनेस की असेट्स हैं। समझ में आया? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, पैसों का भी लेन देन हुआ है, तो इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, क्या मैं इसे मेजर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मनी? हाँ कर सकता हूं। मैं 2000 रुपए की कुर्सी लाया तो वैल्यू कितनी लिखूंगा? 2000। ठीक है, तो मैंने मेजर कर लिया। अब क्या करूं? रिकॉर्ड। समझ में आया? अब मैं उसको लिख लूं कि भैया मैंने फर्नीचर खरीदा, वैल्यू कितनी? 2000। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया? उसे रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने के लिए लास्ट चीज बोल रहा हूं आज की, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक बुक मेंटेन करते हैं अलग से, जिसको बोला जाता है जर्नल। जिसको क्या बोला जाता है? जर्नल। ठीक है। जर्नल एक बुक है, एक नॉर्मल सा रजिस्टर है, जिसके अंदर हम ये ट्रांजेक्शन लिखते हैं कि मैंने फर्नीचर परचेस किया कितने का? 2000 का। तो मैंने ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस की मैंने आपको सिर्फ 3 स्टेप पढ़ाई। पहली कौन सी? आइडेंटिफाइंग, दूसरी मेजरिंग, और तीसरी रिकॉर्डिंग। जब मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो अब उसे क्या कर लूं? लिख लूं, मतलब रिकॉर्ड कर लूं। ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस हम लोग कल आराम से डिस्कस करते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। अभी एकदम से ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कॉमर्स टोटली नया है। 10th क्लास तक दूर दूर तक अकाउंट्स की एक भी टर्म्स या अकाउंट्स के ए से हमारा कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। हाँ, अगर आपने पीसीएम लिया होता तो शायद आपने 10th क्लास तक जो साइंस मैथ्स पढ़ा उसी का एक फॉर्म आगे बढ़ते हम। ठीक है। लेकिन एक स्टेप उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो वो चीजें फिर भी आप कोरिलेट कर पाते, क्योंकि बचपन से हम लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका हमारा दूर दूर तक आज तक कोई लेना देना नहीं रहा। तो अभी इनिशियली शुरू के 8-10 दिन 15 दिन आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार ये सर क्या बोल रहे हैं, ये क्या टर्म यूज हो रही है। जैसे मैंने असेट्स बोल दिया, अब असेट्स क्या आपको पता ही नहीं है, तो आप समझोगे क्या? तो ऐसा बहुत सारी चीजें आपके साथ होगी। आपको कॉमर्स से, अकाउंट से फैमिलियर होने में 7-8 दिन का समय लगेगा। धीरे धीरे आपको उसकी टर्म समझ में आएंगी, है ना, कि इस चीज का मीनिंग ये होता है, अकाउंटिंग ऐसे की जाती है। तो फिर आपको एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे। अभी पढ़ने के लिए घर पे कुछ भी नहीं दे रहा हूं। अभी 2-4 दिन जब जो चीजें, जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको शांति से समझना है। ठीक है। और अगर चाहो तो अपनी लैंग्वेज में उसको कहीं पे लिख भी लेना, ताकि आपको 2-4 दिन बाद कभी रिवाइज करना हो तो आप उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है। ताकि आप भूलो नहीं। अभी अपन ने सीखा ना कि अपन भूल जाते हैं, इसलिए तो लिखते हैं। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, तो आप भी लिख लेना। ठीक है बच्चों, चलो तो कल मिलते हैं हम लोग, है ना। कल इस डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे, और भी अकाउंटिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। ठीक है।
चलो, आई होप किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन बच्चों, कुंजल, हृदयांश, किसी को कुछ पूछना है बेटा? ठीक है बच्चों, तो ऐसे डर के सहम के मत बैठो, अपन घर के ही लोग हैं, है ना? ऐसा घबराओ मत कि कहाँ आ गए बहुत बड़ी क्लास में, पता नहीं यहाँ के सर कैसे होंगे। हम तुम्हारे जैसे आम इंसान ही हैं, कोई खड़ूस टीचर नहीं है हम कि आते ही मुर्गा बना दें आपको। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं बच्चों कल, है ना? आगे बढ़ते हैं इस डेफिनेशन को कल, और कल आराम से समझते हैं अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।